आज 12वां दिन है। 12वें दिन इस वक्त बड़ी खबर क्या आ रही है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से कार्यक्रम की। तो खबर जो है वो ये है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक बड़ा बयान सामने आया है। ये बयान हम आपको बताएंगे, इस बयान के पहलू आपको समझाएंगे, लेकिन खबर ये है कि रूस पर जो पाबंदी लगी है वो काफी नहीं। अब देखिए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जेलेंस्की लगातार ये कह रहे हैं कि चाहे नो फ्लाई जोन बना दिया जाए या दुनिया रूस पर एक साथ एक मुश्त होकर अटैक करे, तमाम जो पाबंदियां दुनिया लगा रही है उसको लेकर जेलेंस्की लगातार शिकायतें कर रहे हैं। हालांकि उनकी शिकायतें कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि वाजिब भी है, क्योंकि दुनिया के झांसे में आकर ही उन्होंने अपने देश को युद्ध में थोप दिया था। लेकिन अब उनका यह बड़ा बयान, एक तरफ बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं और दूसरी तरफ उनका यह बड़ा बयान कि जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो काफी नहीं है। ये अपने आप में बयान एक अहमियत रखता है इस लिहाज से भी, क्योंकि रूस के कदम जो हैं वो पीछे रुके नहीं हैं, वो लगातार कदम आगे बढ़ते रहे हैं। दुनिया उस पर पाबंदियां लगा रही है, उसके खिलाफ हथियार दे रही है, लेकिन वो बार बार अपने मंसूबों को दुनिया के अलग अलग मंचों पर रख रहा है और उस तरफ आगे भी बढ़ रहा है। पुतिन की फौज जो है वो पुतिन के मंसूबों को कामयाब बनाने के लिए शहर दर शहर हमले भी कर रही है। अब देखिए, खूबसूरत सा देश है कीव, लेकिन खूबसूरती कब तक बचेगी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि शहर दर शहर हमला हो रहा है। वेनेत्सिया में हमला हुआ है, तस्वीर दिखाते हैं हम आपको। यूक्रेन के वेनेत्सिया एयरपोर्ट पर रूस का हमला हुआ है और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें परेशान करने वाली है, क्योंकि खूबसूरत एयरपोर्ट जो देखते ही देखते तबाह हो जाता है। आज तक पर आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। ये एयरपोर्ट पर बमबारी की गई है और ऐसे तमाम प्रमुख प्रतिष्ठान संस्थान हैं जहां से कनेक्टिविटी को तोड़ने के लिए लगातार यूक्रेन जो है वो अपने अलग अलग शहरों में बर्बादी को देखता जा रहा है। रूस की तरफ से यह हमला किया गया है वेनेत्सिया एयरपोर्ट पर और कोशिश यही कि कनेक्टिविटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा तोड़ दी जाए, चाहे वो पुलिस मुख्यालय पर हमला करने की हो या फिर उन जगहों पर जहां पर आपका खाने पीने का सामान है या हथियार को लेकर साजो सामान है। तो रूस की स्ट्रेटजी अब तक बहुत स्पष्ट नजर आई है और तमाम एक्सपर्ट्स ये अब तक बताते आए हैं कि देखिए, रूस उन तमाम बड़े प्रतिष्ठानों पर हमला इसलिए कर रहा है ताकि कनेक्टिविटी जो है उसे तोड़ दिया जाए। एक शहर जो है, एक मुल्क जो है, उसे अधिक से अधिक लाचार, बेबस, कमजोर बना दिया जाए। श्रीवास्तव सर, बार बार ये बात हम कह रहे हैं। दो सवाल यहां पर आते हैं। एक सवाल तो ये जो बात जेलेंस्की ने पूछी कि क्या जो ये सैंक्शंस दुनिया ने लगाए हैं ये रूस पर काफी है, अगर काफी है तो उसका असर रूस पर दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा उसे कदमों से, क्योंकि ये बर्बादी लगातार रूस कर रहा है और इससे वो संदेश साफ दे रहा है। देखिए, जेलेंस्की की एक सोच है, वो चाहते हैं कि दुनिया भी उनके इस युद्ध में शामिल हो जाए और दुनिया की सोच ये है कि इस युद्ध को इसी डायमेंशन तक रखें, इसको न्यूक्लियर वॉरफेयर में कन्वर्ट करने की जरूरी नहीं है, इसलिए नाटो और यूएस में शामिल नहीं होना चाहते हैं। लेकिन मैंने एक चीज देखी है शुरुआती दौर से, जब भी कोई शांति वार्ता की या कोई नेगोशिएशन की बात होती है तो जेलेंस्की का एक भड़काऊ बयान जरूर आता है। मैं सर आपके पास आऊंगा, माफ कीजिए आपको रुकना पड़ रहा है क्योंकि हमारे संवाददाता गौरव सावंत भी जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले एक बार ये तस्वीर दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए, आसमान में यहां पर शोलों से थर्रा गया ये एयरपोर्ट। देखिए, वेनेत्सिया एयरपोर्ट है, खूबसूरत एयरपोर्ट था, लेकिन यहां पर हमला होता है और इस हमले में ये एयरपोर्ट जो है उसके बाद यहां पर आपको सिर्फ तबाही के निशान जो हैं वो नजर आ रहे हैं। तो इसलिए तो हमला नहीं कर रहा है। यूक्रेन जो एक खूबसूरत सा शहर है वहां पर हमले हो रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ एयरपोर्ट में आपको यहां धुआं उड़ता नजर आ रहा है, दूसरी तरफ आग की लपटें और वहां पर तमाम फायर फाइटर्स जो इस आग को बुझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये हाल केवल वेनेत्सिया का नहीं है, यह हाल यूक्रेन के अलग अलग शहरों का है। ये आग की लपटें देखिए, ये लपटें भयावह हैं। गौरव सावंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेज रहे हैं। गौरव, वेनेत्सिया की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आग की लपटें नजर आ रही हैं, लेकिन कमोबेश स्थिति पूरे यूक्रेन की यही। जरा दर्शकों को बताइए कि 12 दिन की स्थिति में क्या हो रहा है, क्या होगा कीव का, क्या होगा यूक्रेन का, क्योंकि ये सवाल सभी के मन में है। शुभांकर, पिछले 24 घंटों में जबरदस्त इंटेंसिफिकेशन हुआ है ऑपरेशंस का रूस की तरफ से। बहुत भारी बमबारी कई शहरों में, कई इलाकों में, और अब ये बमबारी राजधानी कीव के बेहद निकट। आपने विनीशिया का जिक्र किया, वैसे ही कर्सन का जो एयरपोर्ट है उस पर कल देर रात बहुत जबरदस्त मिसाइलों से हमला किया गया, क्योंकि कुछ ऐसी एयरफील्ड्स है, यहां की 14 बड़ी एयरफील्ड्स में से कुछ ऐसी एयरफील्ड्स है जिनको ठीक करने की कोशिश यूक्रेन की एयरफोर्स कर रही है। यहां पर क्विक फिक्सिंग
सीमेंट लगाकर कुछ रनवेज को फिर से तैयार किया जा रहा है, कुछ रेडार्स लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर इनको विदेश से विमान मिलते हैं तो वो लड़ाकू विमान कहां पर आएंगे। तो कुछ ऐसी एयरफील्ड्स तैयार की जा रही थी, लेकिन तैयार होने से पहले ही उन पर जबरदस्त बमबारी की गई है रूस की तरफ से बीती रात और आज सवेरे। इसके अलावा इरपिन और चर्नीहाइव, ये दो ऐसे इलाके हैं बूचा के बगल में, तो इन 3 शोल्डर्स पर बहुत जबरदस्त वार कल देर रात हुआ है, मिसाइलों से अटैक हुआ है। और यहां के लोग हमको ये बता रहे हैं कि अब रिहायशी इलाकों में भी बमबारी हो रही है, टैंकों की लड़ाई हो रही है, और उससे डर अब यह है कि अगर ये 3 इलाके जो बहुत महत्वपूर्ण है कीव की रक्षा के लिए, अगर ये इस अटैक को नहीं होल्ड कर पाए तो फिर कीव पर दंदनाते हुए बढ़ने का प्रयास करेगी रूस की सेना। अगले 24 से 48 घंटे राजधानी कीव के लिए बेहद महत्वपूर्ण और ये जो बात आप कह रहे हैं गौरव, ये भी है ना, क्योंकि 38 बच्चों के मारे जाने की बात यहां पर निकलकर सामने आई है। लेकिन जरा दर्शकों को एक बार आसान भाषा में समझाइए आपकी, जो ये हमला हो रहा है, चाहे वो पुलिस मुख्यालय पर हो, एयरपोर्ट्स पर हो, क्या एक शहर को, एक देश को लाचार कमजोर करने का ये पुतिन स्टाइल है? क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि देखिए, अगर आपको कीव पर हमला करना है, सीधे कब्जा कर लीजिए, पूरा शहर या पूरा देश जो है आप उसे यूं बर्बाद न कीजिए। शुभांकर, सीधे कीव पर कब्जा करना आसान नहीं है और संभव भी नहीं है। जिस तरह से यूक्रेन की सेना अलग अलग भागों में बटी हुई है, अलग अलग भागों में मोर्चा संभाले हुए है, अगर कीव पर कब्जा करना है, रूस की सेना अगर सीधे कीव पर आ गई तो रूस की सेना को घेर कर उसमें मारने में यूक्रेन की सेना को सफलता मिलेगी। यह ध्यान रखने की बात बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले 8 वर्षों में यूक्रेन की सेना ने अमेरिका के साथ, यूके के साथ, फ्रांस, जर्मनी के साथ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देशों के साथ जबरदस्त युद्धाभ्यास किए हैं। इनके हथियार अत्याधुनिक है पिछले 8 वर्षों में, बिल्कुल अमेरिकन स्टैंडर्ड, नेटो स्टैंडर्ड के लेटेस्ट वेपन्स, जैवलिन मिसाइलें और एटीजीएम्स और सरफेस टू एयर मिसाइल्स और स्मॉल आर्म्स और एम्यूनिशन, सब बिल्कुल अमेरिकन पैटर्न का इनके पास है। इसीलिए इनको यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का लक्ष्य है इस पूरे देश को पूरी तरह से डीमिलिटराइज कर देना, और उसको करने के लिए इनको हर जगह सेना से लोहा लेना होगा। अच्छा, अगर कुछ रिहायशी इलाकों के पास से, हालांकि यूक्रेन इसका खंडन कर रहा है, यूक्रेन कह रहा है कि हमारे किसी सिविल इलाके में कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इंस्टॉलेशन नहीं है, लेकिन लोगों को डराने के लिए, मारने के लिए, हटाने के लिए रूस की सेना सिविलियन एरियाज पर निशाना बना रही है। और ऐसी परिस्थिति में अब ये युद्ध एक बहुत भीषण रूप ले रहा है। इरपिन की तस्वीरें हमारे सहयोगी राजेश पवार भी दिखा रहे हैं, और यहां के मीडिया में जबरदस्त तरीके से वो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह से दिख रहा है सड़कों पर कई जगह लाशें बिछी हुई है। बहुत ही भयावह तस्वीर है। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस टारगेट हुए हैं, वहां पर बिल्डिंग्स और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स वहां पर टारगेट हुई है। अच्छा, कल हम लोगों ने, श्वेता और मैंने बात की थी यहां के गवर्नर से, कीव रीजन, पूरे कीव रीजन के गवर्नर हैं ओलेक्सी कुलेबा। जब हमारी उनसे देर शाम बात हुई तो उन्होंने कहा बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पावर और गैस, ऊर्जा जहां लोगों को मिलती है उसको रूस निशाना बना रहा है। कई इलाकों में अब गैस सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आप सोचिए इस समय भी तापमान -2 डिग्रीज है यहां पर कीव में। -2 डिग्रीज में लोगों के घर में न गर्म पानी है, न बिजली है, और न गैस से वो हीटिंग कर पा रहे अपने घरों की। इससे बहुत ज्यादा समस्या लोगों को हो रही है, खासतौर पर अगर आप वृद्ध है, या आप चल फिरने में आपको समस्या है, या फिर आप वरिष्ठ नागरिक है, या फिर आप गर्भवती महिला है, तो इस तरह के लोगों को शहर अब छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि अब यह अटैक, शुभांकर, किसी भी समय कहा जा रहा है राजधानी कीव जो बात आप गौरव कह रहे हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये इंसानियत के लिहाज से, मानवता के लिहाज से। लेकिन एक अहम अपडेट आ रही, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अपडेट ये है कि जो ये हमला किया गया था, इसमें यूक्रेनी नागरिक के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। तो लगातार जो हमले हो रहे हैं उसमें ह्यूमन कैजुअलिटीज जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 38 बच्चों का जिक्र हमने पहले किया था, और यहां पर ये जो हमला एयरपोर्ट पर हुआ है, वेनेत्सिया एयरपोर्ट पर, यहां पर भी एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर आ रही है। इधर एक और खबर आपको बता दें, एक और नई जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि लुहांस्क में रूस और यूक्रेनी जवानों में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली है, और दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति जो है वो यहां पर अच्छी नहीं है। यूक्रेन ने रूस पर पलटवार का दावा किया है। तो ये तमाम बड़ी जानकारियां लगातार हम आपको दे रहे हैं। देखिए, यहां पर ये आग की लपटें आपको नजर आ रही। गौरव सावंत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, आज एक्सपर्ट से बात करते हुए एक अहम एंगल उठाया गया, और वो ये था कि देखिए, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दोनों की शुरुआत
छोटे छोटे विषयों से हुई थी, लेकिन वक्त बढ़ता रहा, वो बातें जो थी वो बड़ी होती गई। इस पूरे युद्ध में आज 12वें दिन आपको क्या नजर आ रहा है, जब अमेरिका नाटो हथियार पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, और रूस बार बार ये कह रहा है कि इन हथियारों को मुहैया कराना हमारी संप्रभुता पर हमला है। ये बिल्कुल सही उनका आकलन फिलहाल इसमें लग रहा है, क्योंकि आर्कड्यूक फर्डिनेंड के असैसिनेशन के बाद एकाएक विश्व युद्ध शुरू हो गया था, या फिर जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने अपने पड़ोसी देशों पर वार करना शुरू किया, उसके बाद पूरा विश्व क्योंकि इतनी ज्यादा अलायंसेस थी कि विश्व उसमें शामिल हो गया था। लेकिन इस समय प्रयास यही है, ये केवल प्रयास भर है, और इसीलिए रूस बार बार चेतावनी दे रहा है नेटो देशों को, अमेरिका को, कि अगर वो शामिल होगा इस युद्ध में, अगर वो मदद करेगा यूक्रेन की, क्योंकि यूक्रेन नेटो देश नहीं है, अगर वो मदद करेगा यूक्रेन की तब ये एस्केलेट होगा। तो रूस की तरफ से ये गेंद इस समय अमेरिका के पाले में है। क्या अमेरिका वो एस्केलेशन चाहता है? क्या अमेरिका इस तरह के एस्केलेशन की स्थिति में है? क्योंकि अमेरिका के साथ जो अफगानिस्तान और इराक में हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा है। अमेरिका की तो कोशिश ये थी कि किसी तरह रूस को यहां उलझा के कमजोर कर दो, और ये आकलन अभी भी उनका है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए समस्या खड़ी कर सकता है उन्हीं के अपने देश में। जिस तरह से वहां पर इकोनॉमी पर असर होगा, इससे जो उनका विरोध हो सकता है वो शुरू हो जाए। लेकिन जमीनी स्थिति इस समय ये है शुभांकर, अगर मैं आपको यहां के बारे में बताऊं तो जो इरपिन बूचा का खासतौर पर इलाका है और ओस्टुमल, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण है, और इनको नजर में रखिएगा, क्योंकि उत्तर की दिशा से एक बड़ा हमला जो बेलारूस से जो सेना आई थी, जो लोग बोल रहे थे 63 किलोमीटर काफिला कहा है। गौरव, जो जानकारियां आप दे रहे हैं इन पर लगातार हमारी नजर है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि आपने कीव से कुछ और तस्वीरें भेजी थी, मुझे लगता है कि दर्शकों को वो भी दिखाना चाहिए। कीव शहर जो कि दुनिया के खूबसूरत शहरों में से एक है, जरा देखिए पहले क्या स्थिति थी और अब क्या हो गई है। तो क्या से क्या हो गया यूक्रेन, ये भी आपको देखना समझना बहुत जरूरी है। और यहां पर आपको जो शहर गुलजार नजर आ रहा था वो युद्ध से पहले की तस्वीर और युद्ध के बाद की तस्वीर। जरा देखिए, चारों तरफ धुएं का गुबार जो है आपको नजर आ रहा है। टीवी टावर पर जब यह हमला हुआ उससे पहले ये टीवी टावर और ये आसपास का इलाका जो है ये कितना खूबसूरत नजर आ रहा था, लेकिन इस हमले के बाद यहां की स्थिति क्या है? क्या ये पूरे कीव की स्थिति हो जाएगी? क्या ये यूक्रेन की स्थिति होगी? देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे एक तरफ आपको खंडहर नजर आ रहा है तो एक तरफ यहां पर जो ये इलाका है ये खूबसूरत नजर आ रहा है। तो यूक्रेन की तस्वीरें जो है ये युद्ध की एक महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाती हैं कि जब कहीं पर भी युद्ध होता है तो वहां पर क्या स्थिति हो जाती है। युद्ध से पहले देखिए खार्किव शहर हम आपको दिखा रहे हैं। खार्किव शहर जो कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, एक जमाने में राजधानी थी, खूबसूरत शहर है। वहां पर पहले क्या स्थिति थी, कैसे गाड़ियां खड़ी थी, बिल्डिंगें खूबसूरत नजर आ रही थी, लेकिन युद्ध के बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर युद्ध के 12वें दिन ये शहर जो है ये खंडहर बन गया है। ये ऐसा लग रहा है मानिए कोई पुराना जर्जर शहर है जो बर्बादी कि पर अपने आंसू बहा रहा है, और एक तरफ वो खूबसूरत शहर। तो युद्ध से पहले और युद्ध के बाद, आप बंसल सर यही सवाल मेरा आपके पास आएगा, और जरा ये बताइए कि जो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एक तरफ वो खूबसूरत शहर जिस पर दुनिया जाना चाहती थी, बैग लेकर तस्वीरें खिंचवाना चाहती थी, लोग ट्रिप्स का प्लान कर रहे थे, और एक तरफ उसी शहर की वो तस्वीर जो खुद की बदहाली पर ऐसा लग रहा है कि मानो आंसू बहा रहा है। बिल्कुल ये खंडर हो गया है, और खंडर जो युद्ध में हुआ है और बहुत सारा धुआं निकल रहा है, इससे पर्यावरण का भी बहुत नुकसान हो रहा है। मैं एक बात यहाँ ये कहना चाहूँगा कि युद्ध से पहले हर जो युद्ध करने में स्पेकुलेशन होता है, जो रशिया ने भी किया था कि हम 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक अपना ऑब्जेक्ट पूरा कर लेंगे, और ये सब आबादी जो बर्बाद हो रही है उसका भी उन्होंने स्पेकुलेशन नहीं किया था। इसी प्रकार से जो अमेरिका भी सोच रहा था कि हम जो है सैंक्शन लगा करके रूस को बाध्य कर देंगे, वो भी नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका ने एक अच्छी पहल की है कि अगर ये युद्ध बंद हो जाता है तो हम सैंक्शन हटा लेंगे। तो बुद्धिमानी इसमें ही है, जो वर्ल्ड लीडर हैं। ये सवाल से सर, क्योंकि इस सवाल को लेकर एक कॉन्ट्रडिक्शन जो है हमें बार बार देखने को मिला है। आप पीके श्रीवास्तव सर, ये अमेरिका ने बड़ा दिल दिखाया है, या जो बात बार बार पूरी दुनिया कह रही है, गौरव भी कह रहे थे कि देखिए आप फ्रांस निर्भर है गैस को लेकर, यूक्रेन में गैस की सप्लाई काट दी गई, ठंड का महीना है, आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज में आप ठंड से नहीं बच सकते। मैं आऊंगा सर आपके पास जी। शुभांकर, जैसा मैंने पहले कहा था कि अगर वो चाहते हैं कि महाशक्ति ऐसी रशिया है उसको अलग थलग करके, और हम एक इकोनॉमी ऐसी बनाएंगे जिसमें कि पूरे विश्व का हित होगा, वो पॉसिबल नहीं है बिना रशिया के। हाँ, तो रूस का विश्व हित में शामिल होना बहुत जरूरी है।
बात इस वक्त इस बात की नहीं है, मिलिट्री स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो ये टेम्पो का बढ़ना जरूरी था और होगा ही। सिर्फ मिलिट्री स्टैंड पॉइंट से जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हो रही है इस ऑपरेशन से, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। और वो सिर्फ अब उसको रोकना सिर्फ रूस के हाथ में नहीं है, रूस तो अपनी पहल कर चुका है, उसका रोकना प्राइमरली अब जेलेंस्की की सोच पे भी होगा, वो वहां के राष्ट्रपति हैं क्योंकि उनके यहां सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, यूएस के उसमें भी होगा, यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के उसमें भी होगा, और अब तो भारत भी इन्वॉल्व हो गया है क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा कितनी सेंसेक्स में गिरावट आ गई। सारी इंडस्ट्री जो है वो इसको सफर कर रही है। ये जरूरी है कि ये युद्ध विराम हो, और आज जो वार्ता होने जा रही है मुझे पूरा विश्वास है कि अगर सारे विश्व में ये चाहत रही तो शायद इसका कुछ एक सवाल सबको बता दें कि पहले दिन से ही दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर हमला है और आज ये हमला जंग के 12वें दिन और ज्यादा तेज हो जाता है। खबर, नई जानकारी निकल कर ये सामने आ रही है, खार्किव में रूस की जबरदस्त गोलीबारी देखने को मिली है और कई इमारतों, कई जगहों पर यहां पर गोलीबारी हुई है। हालांकि यूक्रेन की सेना का यह दावा है कि हमने पलटवार किया है। यूक्रेन यह भी दावा कर रहा है कि रूसी विमान को हमने मार गिराया है। लेकिन इन सब के बीच में दूसरे सबसे बड़े शहर पर लगातार यह हमला होता जा रहा है और यह दावा किया है यूक्रेन ने कि रूसी विमान के पायलट की भी मौत हो गई है। जिस वक्त वो यहां हमला करने पहुंचा, हमने यहां पर रिटेलिएट किया और इस रिटेलिएशन में यहां पर रूसी पायलट की मौत का दावा यूक्रेन के हवाले से किया गया है। तो ये एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए आप, ये तबाही की तस्वीर है, दूसरे सबसे बड़े शहर में तबाही की तस्वीर है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि क्या स्थिति थी 12 दिन पहले खार्किव की, और 12 दिन के बाद खार्किव शहर जो कि दूसरा सबसे बड़ा शहर है वो कैसे अपनी बर्बादी पर आंसू रो रहा है। खून की नदियां यहां बह रही हैं, लोग यहां पर रो रहे हैं, और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में ये जंग लगातार जारी है। और इस जंग का सबसे बड़ा खामियाजा जो है वो अगर किसी शहर ने उठाया है तो वो रूस के हमलों का खार्किव शहर ने उठाया। दो तस्वीर देखिए आप, यहां पर टैंकों को मार गिराने का दावा एक तरफ किया जा रहा है और दूसरी तरफ खार्किव में कई इमारतों में आग लगा दी गई है। भीषण जंग की तस्वीर दो बड़े शहरों में। आपके दाईं तरफ आपको कीव शहर नजर आ रहा है जो कि राजधानी है यूक्रेन की, और बाईं तरफ खार्किव शहर जो कि किसी दौर में राजधानी हुआ करती थी, लेकिन 1930 के बाद कीव को राजधानी बना दिया गया। लेकिन ये वो जगह है जहां से रूसी डोमिनेंस जो है वो ज्यादा है। ये माना जाता है कि यहां की आबादी जो है वो 60 से 80% वो है जो रशियन बोलती है या रशिया को लेकर भावनात्मक तौर पर लगाव रखती है। लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर बड़ी तबाही हुई है और इस तबाही को लगातार आज तक के कैमरों के जरिए, हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट के जरिए पल पल हम आपको दिखाते रहे। लेकिन बंसल सर, वो सवाल मैं आपसे पूछूंगा जो सवाल हमने ब्रेक के पहले जिक्र किया था, और वो सवाल था कि इस बर्बादी के पीछे सबसे ज्यादा मुनाफा किसका है? कौन वो है जो इस बर्बादी की वजह भी है और इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित हो रहा है? मैं यहाँ ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, युद्ध से किसी का फायदा ना हुआ है ना होने वाला है। इस युद्ध में भी किसी से फायदा नहीं होने वाला। आप सीरिया के युद्ध में ले लीजिए, अफगानिस्तान में ले लीजिए, वियतनाम में ले लीजिए, इराक में ले लीजिए, जो कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। जो युद्ध है वो एक वर्चस्व की लड़ाई है, जो जिसके ऊपर हमला होता है वो अपने आप को बचाता है, और जो हमला करने वाला होता है वो अपनी सुपरमेसी अथॉरिटी को, और जो ये बड़े बड़े नेताओं की, जो वर्ल्ड लीडर्स की अपनी एक जो सनक है उसकी वजह से युद्ध होता है। और वो युद्ध से कोई किसी को कभी फायदा ना इस युद्ध में भी नहीं होने वाला। अब जो यूक्रेन बर्बाद हो जाएगा, रशिया को कोई फायदा होने वाला नहीं है, अमेरिका को भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। उनकी वहाँ पे भी क्रिटिसिज्म हो रही है। पूरे मार्केट में, इसमें पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पे फर्क पड़ रहा है, एक कंट्री पे नहीं, सारे में फर्क पड़ रहा है। जो जीतता है उसको भी नुकसान होता है और जो हारता है वो बर्बाद हो जाता है। ये युद्ध में देखा गया है। अच्छी बात कही सर, लेकिन सबसे खास बात आज तक के स्टूडियो में नजर आती सर कि अलग अलग पैनलिस्ट की राय जो है वो अलग अलग आती है, और ये भी अच्छी बात है क्योंकि दुनिया यूक्रेन और रूस के मसले पर भी बटी हुई नजर आ रही है। कुछ को यूक्रेन समझ में आ रहा है, कुछ को रशिया। लेकिन पीके श्रीवास्तव सर, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं यहाँ पर? क्योंकि यहां पर कह रहे हैं किसी का फायदा नहीं है, लेकिन एक बड़ा पक्ष आरोप लगा रहा है कि देखिए ये लड़ाई जो थी दरअसल तेल को लेकर थी, गैस को लेकर थी, नाटो के विस्तार को लेकर थी, एक दूसरे से जो विद्रोह है सुपर पावर बनने को लेकर थी। मोहरा बन गया इसमें यूक्रेन। देखिए, युद्ध जो शुरू होता है उसमें जरूर एक फैक्टर होता है कि या शुरू करने वाला कोई भी हो कि इस युद्ध से मुझे फायदा होगा, और जो लोग शामिल होते हैं उनको भी अपना उसमें राजनीतिक और आर्थिक फायदा समझ में आता है। अब अगर सिर्फ हमको इसको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो आप देखिए जो डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं यूएस की,
इवन जो इंडिया की हैं उनके स्टॉक्स की प्राइसेस बढ़ गई हैं, जबकि सारी प्राइसेस गिरी हैं मगर इनके स्टॉक्स की प्राइसेस बढ़ गई हैं। ऑयल का जो आप प्राइस देख रहे हैं वो 134 के आसपास पहुंच गया है जी। तो ये तो अपने आप में जो ऑयल इंडस्ट्री है या जो ऑयल रिच नेशंस हैं उन्हीं का फायदा होगा। मैं बताने की कोशिश नहीं करूंगा, किसी एक पर आक्षेप नहीं लगाऊंगा, लेकिन समझ में ये आता है कि सबसे ज्यादा फायदा इससे किसको होगा। ये महाशक्तियां जो आपस में लड़ती हैं उसमें हमेशा एक आर्थिक नीति जरूर जुड़ी होती है। नहीं तो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं फिर उसका नाम भी खुलकर बोलिए सर, दर्शक भी। इससे सबसे ज्यादा फायदा इस वक्त ये लड़ाई यूक्रेन में हो रही है, सबसे ज्यादा क्षति यूक्रेन की हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा यूएस में स्टॉक्स का हो रहा है, ऑयल की वजह से यूएस को हो रहा है। उससे एक जो वहां की डिफेंस इंडस्ट्री है वो जरूर आगे बढ़ रही है। नाटो में भी शामिल करने का सबसे बड़ा रीजन वही है। जब आप नाटो को में किसी देश को मिलाते हैं तो वो आगे चल करके उसको आपसे हार्डवेयर लेना पड़ता है जो कंपैटिबल हो, नाटो कंपैटिबल हो। तो हार्डवेयर कहां से आएगा? उसके लिए भी अमेरिका ही सप्लाई करता है ज्यादातर। तो ये एक आर्थिक नीति, राजनीतिक नीति, मैं बार-बार कह रहा हूं कि ये एक बड़ी जी चाहूंगा जी सर जल्दी इस से। पर अमेरिका की साख पर बट्टा लग रहा है कि उसकी जो उसका जो अथॉरिटी है वो बिल्कुल एक खत्म हो रही है, चाहे इकोनॉमिक फायदा हो या ना हो। लेकिन ये तो ट्रंप ने भी कहा है कि मेरे टाइम में कभी ऐसा नहीं हुआ और इससे अमेरिका का वर्चस्व जो है वो घटता जा रहा है। नहीं, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप सर कौन सी बात पर बाइडेन से इत्तेफाक रखते हैं ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होगा। लेकिन इन सब के बीच में आज तक पर हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा देखिए किस तरह से एयरपोर्ट की तबाही के निशान यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया जो है वो लगातार मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस मदद के बीच में यहां पर तबाही जो है वो यूक्रेन में देखने को मिल रही है। लेकिन इस तबाही के बीच में भी आज तक लगातार डटा हुआ है हमारे तमाम संवाददाता, पहले दिन से लगातार डटे हुए हैं, जान हथेली पर रखकर वो आपके लिए रिपोर्ट भेज रहे हैं। जरा देखिए आज तक के संवाददाता राजेश पवार जो कि पहले दिन से कीव में मौजूद हैं, उनकी ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए, रूस कीव के इलाके में सिर्फ एक दिशा से आगे बढ़ रहा है और वो है उत्तरी दिशा। रूस सिर्फ पूर्वी यूक्रेन में पूर्व से और दक्षिण से आगे बढ़ रहा है और इस वक्त जो पूरा फोकस है रूसी फौजों का, रूसी कंसंट्रेशन का, वो नॉर्थ दिशा में है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में। इस वक्त घमासान जारी है इरपिन में, जहां पूरी तरह से लड़ाई चल रही है इस वक्त, और ये लड़ाई पिछले 72 घंटे से चल रही है। पिछले 48 घंटे में काफी इंटेंस हो गई है, इसका लेवल बढ़ गया है और ये अभी तक रूसी सेना इरपिन पे पूरी तरह कब्जा करने की स्थिति में नहीं है। रूसी टैंकों ने पूरे शहर को घेर रखा है, जो कि जंगली इलाका है, उधर काफी जंगल है उसके शहर के चारों तरफ। और रूसी शहर के अंदर, इरपिन शहर के अंदर रूसी इन्फेंट्री यानी कि पैदल सैनिक इस वक्त घुसे हुए हैं और वहां एक अर्बन वॉरफेयर चल रहा है जो कि बहुत इन्फेंट्री के लिए बहुत घातक होता है और उसमें प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है। तो मुझे लगता है कि इरपिन को क्लियर करने में रूसी फौज को कम से कम 2 से 3 दिन और लगेंगे और जब तक इरपिन क्लियर नहीं होगा रूसी फौज का हमला कीव के ऊपर नहीं होगा। ओवर। राजेश पवार आपको दे रहे थे, कीव से इरपिन में पहुंचे हैं और लगातार खास मेहमान जो हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। बंसल सर, एक सवाल महत्वपूर्ण सभी के मन में है कि हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर क्या नजर आ रही है आज जब 12वें दिन बैठकर इस बारे में चर्चा करें। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण खबर बता दें, क्योंकि इस वक्त सायरन बजा है और सायरन का मतलब है कि एक अहम खबर आ रही है और खबर यह है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच एक नई जानकारी आई है। और देखिए जिस बात का जिक्र यहां पर श्रीवास्तव सर कर रहे थे, डॉलर के मुकाबले 81 पैसे रुपया भी गिरा है। आज $1 का भाव जो है वो 76.98 है, यानी रुपया जो है वो भी थोड़ा कमजोर हुआ है डॉलर के मुकाबले। सेंसेक्स हमने आपको दिखाया, क्रूड ऑयल के दाम हमने आपको बताए। यूक्रेन पर हमले के बीच में ये बड़ी जानकारी जो निकल कर आ रही है वो ये कि डॉलर के मुकाबले 81 पैसे रुपया जो है वो गिरा है। छोटा सा रिएक्शन सर आपका, फिर मैं जाऊंगा बंसल सर के पास। ये तो संभावना थी ही कि अगर ये वॉर चलती रहेगी और क्रूड के प्राइसेस इतने बढ़ते रहेंगे उसका इंपैक्ट इंडियन इंडस्ट्री पर होगा और वही इंपैक्ट हम देख रहे हैं। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री भी कोशिश ये कर रहे हैं कि ये युद्ध जो है यूक्रेन और रूस के बीच का, ये विश्व युद्ध में कन्वर्ट नहीं हो, ये रुक जाए। और ये सब राजनेताओं की चेष्टा होनी चाहिए कि जो भी हो सके जितनी भी शक्ति लगा करके अमेरिका को, नाटो को, रूस को, यूक्रेन को, इनको समझा करके कि नेगोशिएटेड आप एक वो करिए, शांति वार्ता की तरफ बढ़िए, क्योंकि ये युद्ध किसी के भी फेवर में नहीं जा रहा है और एक दो जो देश है उनके फेवर में जाएगा। नेचुरली जो महाशक्तियां हैं उनके बीच में टकराव होता है। सायरन फिर बजा सर, और सायरन का मतलब बड़ी खबर आना होता है और बड़ी खबर यह है जिसका आप कर रहे थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन से भी बात करेंगे। दोपहर में
पुतिन से बात करेंगे। इसको पहले खबर यह भी आई थी कि जेलेंस्की से बात की जाएगी, लेकिन अब खबर यह भी आ रही है कि आज पुतिन से एक बार फिर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत होगी दोपहर में। यह बताया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन से यह बातचीत होगी। अब ये सूत्रों के हवाले से जो खबर है बंसल सर, ये अहम हो जाती है। और एक बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने कहा कि देखिए रूस ने भारत का साथ दिया है, इस दृष्टिकोण से हम उसकी सम्मान करते हैं, लेकिन ये वॉर रुकनी चाहिए और इस वॉर को रोकने में चाहे दबाव बनाकर या जैसे भी, चाहे जेलेंस्की पर या फिर पुतिन पर, हमें भी हस्तक्षेप करके इसे रोकना चाहिए, क्योंकि इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है और आगे इसका नुकसान खामियाजा हमें भी उठाना पड़ेगा। हमारा देश गांधी जी का देश है, पीस चाहता है और भारत के प्रधानमंत्री की बहुत एक शख्सियत है और वो दोनों को समझाने की कोशिश करेंगे। पुतिन साहब को भी कहेंगे कि थोड़ा सा अपना रुख नरम करें और जो है जेलेंस्की को भी समझाएंगे कि अपनी शर्तों में अपनी जो अड़ियलपन को छोड़ करके, और मुझे लगता है कि उनके प्रयास से ये युद्ध समाप्ति की ओर होगा, जिससे कि मानवता को एक बहुत रिलीफ मिलेगी, सारे संसार को रिलीफ मिलेगा। और इन दो नेताओं को भी ये एक चीज़ मान लेनी चाहिए, भारत बिल्कुल तटस्थ है, किसी का फेवर नहीं ले रहा है और जो अपने प्रधानमंत्री हैं उनका सबके ऊपर में बहुत बड़ा विश्वास है कि ये खत्म हो जाना चाहिए युद्ध और एक शांति संसार में स्थापित हो जाए। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा और बहुत बड़ा रिलीफ होगा मानवता के लिए और इकोनॉमी को भी इसको बहुत फायदा। ये बड़ी बात आप कह, लेकिन श्रीवास्तव सर, भारत जैसे गुट निरपेक्ष देश जो किसी के साथ खड़े नहीं होते हैं, नुकसान उन्हें भी हो रहा है। ये एक अहमियत रखती है खबर, इस पर हम आप समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी फिर दे दें कि पुतिन से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और ये सूत्रों के हवाले से जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि ये बातचीत के मायने क्या है, क्या इस बातचीत में भारत दोनों तरफ से कोई मध्यस्थता निभा सकता है। भारत जैसा बड़ा देश जो हर लिहाज से मजबूत भी है और गुट निरपेक्ष है, सबसे बड़ी बात जो भारत के लिहाज से है कि वो किसी गुट का हिस्सा नहीं है। हमारे उतने ही अच्छे संबंध अमेरिका से हैं जितने अच्छे संबंध रशिया से रहे हैं। रशिया के साथ एक इतिहास रहा है, वर्तमान में अमेरिका और हम करीब आए हैं। ऐसे में पुतिन से जब बातचीत होती है तो क्या कुछ इसके मायने हो सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। श्रीवास्तव सर, यही सवाल मेरा बार बार आपसे है कि भले ही हम गुट निरपेक्ष हो, लेकिन असर हम पर भी हो रहा है। ऐसे में भारत की मध्यस्थता एक गुट निरपेक्ष देश के नाते क्या इस लड़ाई में कोई निर्णायक भूमिका निभा सकती है, इस लड़ाई को किसी मुहाने तक ला सकती है? बिल्कुल सही कहा आपने। जो भारत की न्यूट्रलिटी है या गुट निरपेक्षता है, वो इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो क्या करती है, वो एक विश्वास पैदा करती है दोनों वॉरिंग नेशंस के बीच में, चाहे वो रूस हो, यूक्रेन हो, यूएस हो या यूरोपियन यूनियन हो, कि भारत जो पक्ष रख करके जो नरमी दोनों के स्वभाव में लाने की कोशिश करेगा, उस पर विश्वास होना थोड़ा स्वाभाविक है। तो मैं ये समझता हूँ जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी जो पहल हुई है, और वो पहल बहुत महत्वपूर्ण है, उससे बहुत आशाएं हैं और आई थिंक पूरे विश्व को उससे आशाएं होंगी। अभी तक वो इस बात को लेके शांत रहे, उन्होंने सोचा कि कोई हल अपने आप निकल आएगा, ये दो महाशक्तियां यूएस, नाटो एंड रूस के बीच में जो टकराव है वो आपस में सुलझा लेंगे। लेकिन अब जरूरत ये पड़ती है कि सारे विश्व नेता इसमें शामिल हों और दोनों देशों से आग्रह करें कि आप किसी तरीके से शांति वार्ता की तरफ बढ़िए और शांति लाइए, क्योंकि जो सुर आपने बजाए थे, जब तक वो शांति के सुर नहीं बजेंगे तब तक पूरे विश्व में हाहाकार मचा रहेगा। नहीं, जेके बंसल सर बार बार घड़ी देख रहे हैं क्योंकि शायद उन्हें जाना है, लेकिन आप बंसल सर, इस घड़ी पर नजर यूक्रेन वासियों की भी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ ऐसा करिश्मा करें या कुछ ऐसी बातचीत के टेबल पर ले जाएं रूस और यूक्रेन दोनों के सामने जब ये बातचीत होने वाली है, जिससे समाधान निकल जाए। बिल्कुल, इससे समाधान निकलने की उम्मीद है और इसमें एक चीज और भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इस समय एक थोड़ा युद्ध विराम होना चाहिए और दोनों तरफ से माहौल बनना चाहिए। जेलेंस्की साहब को कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए और एक जब माहौल बनेगा और प्राइम मिनिस्टर साहब की हमारी कोशिश रहेगी तो इसका समाधान जरूर निकलेगा। और यही जो आज 38 बच्चे मरे हैं, जो पूरे शरणार्थी हैं उनको बड़ी दिक्कत हो रही है, जहाँ पे वो जा रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है, लोगों के घर बार छूट गए हैं, वो जो जिस अवस्था में रह रहे हैं, एक सबको राहत मिलेगी। नहीं तो ये जो आपने एक बड़ी बात कही, इस लाइन को पकड़ूंगा मैं, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे कि क्या जेलेंस्की को कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए? उनके रुख में कोई बदलाव नजर आया आपको आज 12वें दिन जब हम बात कर रहे हैं? नहीं, कोई बदलाव नहीं आया। वो अभी भी ये कह रहे हैं हमने इतने मार दिए, इतने गिरा दिए और हमको जो है हथियार दीजिए, सैंक्शन लगाइए। तो इस तरह के बयानबाजी उनको बंद करनी चाहिए इस समय और माहौल बनाना चाहिए जिससे कि ये शांति की तरफ हो।